फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जुडिशरी लीगल सॉल्यूशंस। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ सेक्शन 9 ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एक्ट। आप लोग बेयर एक्ट खोल के बैठे और जो मैं बोलूँ वो नोट डाउन करते रहे, क्योंकि बेयर एक्ट में सब कुछ नहीं दिया हुआ है। मैं कुछ एडिशनल पॉइंट आपको लिखवाऊंगी। सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। हमने पिछली वीडियो में ये देखा था कि 2018 अमेंडमेंट एक्ट से पहले जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस थी वो डिस्क्रिशनरी थी, यानी कोर्ट के विजडम पे बेस्ड करता था, कोर्ट की प्रूडेंस पे बेस्ड करता था। कोर्ट की मर्जी थी कि वो आपको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस दे या ना दे, और जनरली कोर्ट प्रीफर करता था कि वो आपको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ना दे के कंपनसेशन दे दे। लेकिन अब मैंडेटरी हो गया। मैंडेटरी का मतलब होता है कि देना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, कोर्ट को देना ही पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि लेकिन आफ्टर 2018 अमेंडमेंट एक्ट ये जो है ये मैंडेटरी हो गया है, यानी कि कोर्ट प्रीफर करेगी कि आपको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस दिलाए। यानी कि अगर एक्सेप्शंस नहीं है, लॉ ने अगर एक्सेप्शंस क्रिएट नहीं किए हैं, तो कोर्ट ड्यूटी बाउंड होगा कि वो आपको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस दिलाए। अब हमने सेक्शन 10 में तो एक्सेप्शंस देख लिए थे। सेक्शन 10 के एक्सेप्शंस जो थे वो तो थे सेक्शन 11 क्लोज 2, सेक्शन 14 एंड सेक्शन 16। अब क्वेश्चन माइंड में आता है, क्या यही एक्सेप्शंस है, सिर्फ इन्हीं केसेस में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस रिफ्यूज़ किया जाएगा, या कुछ और भी केसेस होते हैं जिसमें स्पेसिफिक परफॉर्मेंस रिफ्यूज़ किया जा सकता है? तो यहाँ पे जब हम सेक्शन 9 को पढ़ते हैं तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि 9 को देखते हैं तो उसमें हमें पता चलता है, जब हम उसको पढ़ते हैं तो उससे ये कंक्लूजन निकल के आता है कि जो डिफेंडेंट है, जब प्लेंटिफ उसको सू करेगा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए, तो डिफेंडेंट कोई भी डिफेंस ले सकता है अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। जो डिफेंसेस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर दिए हुए हैं वो डिफेंसेस यहाँ भी डिफेंडेंट क्लेम कर सकता है। तो जब हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को देखते हैं तो उसमें हमें डिफेंसेस मिलते हैं। उसके कुछ मैं एग्जांपल आप लोगों को लिखवा देती हूँ, प्लीज़ नोट डाउन कर लेना। तो इसमें अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो हमारा वहाँ पे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो डिफेंस मिलता है डिफेंडेंट को कॉन्ट्रैक्ट का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस से बचने के लिए, वो है नो कंक्लूडेड कॉन्ट्रैक्ट। ओके, नो कंक्लूडेड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? नो कंक्लूडेड कॉन्ट्रैक्ट ये होता है कि ए और बी में अगर कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ए एंड बी में अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ए ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए घर बनाऊंगा, बी ने कहा ठीक है मैं तुम्हें 1 लाख पे करूंगा उसके लिए। लेकिन ए तो एग्री हो गया बी के साथ कि मैं तुम्हारे लिए घर बनाऊंगा, और बी भी एग्री हो गया 1 लाख देने के लिए। लेकिन होता क्या है, होता ये है कि ए सोचता है छोटा घर बनाना है, बी सोचता है बड़ा घर बनाना है। ये दोनों के पार्ट में मिस्टेक हो जाती है, और वो मिस्टेक ऑफ लॉ नहीं है, वो मिस्टेक ऑफ फैक्ट है। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ही कंक्लूड नहीं हुआ। यहाँ पे आप ना तो ए बी को कंपेल कर सकता है और ना बी को कंपेल कर सकता है। यहाँ पे अगर बी सू करता है ए को, तो बी कह देगा कि मैंने सोचा था कि छोटा घर बनवाना है, हमारा कुछ खुल के इस बात पर डिस्कशन नहीं हुआ था, और बी ने सोचा था बड़ा घर बनवाना है। तो यहाँ पे मिस्टेक ऑफ फैक्ट हुई है, इसलिए अभी कॉन्ट्रैक्ट ही कंक्लूड नहीं हुआ, तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं हो सकता। तो यहाँ पे कोर्ट जो है इसको डिफेंस दे देगा। और जो दूसरा हमारा आता है वो आते हैं लैक ऑफ फॉर्मेलिटीज। लैक ऑफ फॉर्मेलिटीज में हम जैसे एग्जांपल लेते हैं, ए और बी में कॉन्ट्रैक्ट हुआ सेल से रिलेटेड। ए बी को प्रॉपर्टी सेल करने वाला है और बी बाय करने वाला है, लेकिन जो डॉक्यूमेंट होता है रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड, वो रजिस्ट्रेशन भी नहीं कराते हैं ये लोग, और प्लस साइन भी नहीं करते हैं। तो जब तक हमारी सेल डीड रजिस्टर्ड नहीं होती है तब तक हमारा कॉन्ट्रैक्ट जो है ना एनफोर्स नहीं कराया जा सकता। तो यहाँ पे जो फॉर्मेलिटीज़ थी सेल डीड की,
जो सेल के कॉन्ट्रैक्ट की फॉर्मेलिटीज़ थी वो फुलफिल नहीं हुई है। यहाँ पे ए अगर बी को सू करता है तो बी डिफेंस ले सकता है कि जो हमारी कॉन्ट्रैक्ट की जो फॉर्मेलिटीज़ थी वो ही फुलफिल नहीं हुई थी, तो सॉरी मैं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं कर सकता, तो यहाँ पे कोर्ट बी को कंपेल नहीं करेगा। ओके, यह जो एक्यूज जो नेक्स्ट एक्सक्यूज ले सकता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस से वो है डिले। कौन डिले करेगा? प्लेंटिव्स। डिले इन परफॉर्मेंस, इन परफॉर्मेंस। ओके, जो परफॉर्मेंस का टाइम था, फॉर इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। फ्रेंड्स, मैं जितने एग्जांपल बता रही हूँ आपको अपनी नोटबुक में लिखते जाने, नहीं तो माइंड से स्लिप हो जाएंगे और एग्जाम्स में भी लिख के आने हैं, चाहे वो आपका LLB का एग्जाम हो या जुडिशरी का। जुडिशरी के एग्जाम में तो आपको बिल्कुल एक भी एग्जाम्पल नहीं देना है। डिले इन परफॉर्मेंस, ए बी को सू करता है। ए कहता है कि ठीक है, मैं आपके जो होटल है उस पर सिंगिंग करूँगा, गाना गाऊँगा। बी कहता है ठीक है, मैं उसके लिए तुम्हें 1000 पे करूँगा। ठीक है, अब ए जो है ना, प्रॉमिस तो होता है 7 जुलाई का कि 7 जुलाई को सिंगिंग करनी है, बट ए सिंगिंग करने के लिए जाता है 8 को। ठीक है, 8 को गाना गा के आ जाता है, वहाँ पे गेस्ट तो होते नहीं है, लेकिन ए गाना गा के आ जाता है और बाद में बी से कहता है कि आप मुझे 1000 रुपया दो, आप अपने पार्ट का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो फुलफिल करो। तो यहाँ पे बी एक्सक्यूज लेगा कि डिले आप ही के पार्ट पे हुआ है, तो इसका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं हो सकता। तो यहाँ पे कोर्ट बी को कंपेल, डिफेंडेंट को कंपेल नहीं करेगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल की नेक्स्ट एक्सेप्शन की तरफ आ जाते हैं। नेक्स्ट एक्सेप्शन अगर हम देखते हैं तो एक हो सकता है इलीगैलिटी। जैसे हम जब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को देखते हैं तो उसमें अगर ऑब्जेक्ट या कंसीडरेशन अगर इलीगल हो तो जो ऑब्जेक्ट और या कंसीडरेशन अगर इलीगल हो गया हो लेटर ऑन, पहले तो वो इलीगल नहीं था लेकिन लेटर ऑन अगर इलीगल हो गया हो तो उसको उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं किया जाता। तो यहाँ पे ए बी में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ठीक है, अभी जिस वक्त उनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ उस वक्त वो कॉन्ट्रैक्ट करना लीगल था। और लेटर ऑन जो लेजिस्लेचर है वो कोई लॉ पास कर देता है जिससे जो चीज़ जिस सब्जेक्ट मैटर पे ए और बी ने कॉन्ट्रैक्ट किया था उस सब्जेक्ट मैटर को, उस ऑब्जेक्ट को या उस कंसिडरेशन को पे कॉन्ट्रैक्ट को वो वॉइड डिक्लेयर कर देता है। तो यहाँ पे क्या या फिर इलीगल बता देता है उसको। जैसे फॉर एग्जांपल गैम्बलिंग से रिलेटेड पहले नहीं इलीगल था, लेटर ऑन इलीगल हो गया हो, तो उस केस में ए अगर बी पे को सू करता है कि वो अपना पार्ट का कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करे, तो बी यहाँ पे डिफेंस ले सकता है कि जो हमारा कंसिडरेशन है या हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो इलीगल हो चुका है, तो इसलिए मैं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं कर सकता, तो बी को कंपेल नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट एक्सेप्शन अगर हम देखते हैं तो हो सकता है कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, आई होप आप लोगों को पता होगा कंटिंजेंट क्या कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। अगर नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ आपको। ए और बी में कॉन्ट्रैक्ट होता है। ए कहता है बी से कि पर्टिकुलर शिप अगर यूके पहुँच गई 15 जुलाई को, तो मैं तुम्हें पे करूँगा 1 लाख। तो बी कहता है ठीक है। तो यहाँ पे अगर जो ये शिप 15 जुलाई को पहुँचती है तो ए पे करेगा। अगर 15 जुलाई को नहीं पहुँचती है, डूब जाती है या कुछ भी होता है, लेटर ऑन पहुँचती है, तो ए बी को कुछ पे नहीं करेगा। तो ये बेस्ड है कंडीशन पे। जो कंडीशन है वो कंटिंजेंट है, मे हैपन और मे नॉट हैपन, ठीक है। तो जब भी कभी ऐसी कंडीशन हो कि मे हैपन और मे नॉट हैपन, तो उसको कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। अगर कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है और जो कंडीशन उन्होंने रखी थी वो कंडीशन फुलफिल नहीं हुई है, और फिर उसके बाद बी कहता है कि मान लो 16 को पहुंचता है,
तो बी कहते हैं कि अपने पार्ट का कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करे, मुझे 1 लाख रुपीज़ पे करे। तो यहाँ पे बी डिफेंस ले सकते हैं कि जो हमने कंडीशन रखी थी कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में वो फुलफिल नहीं हुई है, तो यहाँ पे बी को कंपेल नहीं किया जाएगा कि आप अपने पार्ट का कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करो। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट को मैं और अच्छे से डीपली एग्जांपल्स के साथ, अगर नहीं समझ आया, समझ में आ गया तो वेल एंड गुड, अगर नहीं समझ आया तो मैं टीपीएम में आप लोगों को बताऊंगी। और जो नेक्स्ट डिफेंस हो सकता है फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अभी तो पॉसिबल है लेकिन लेटर ऑन वो इम्पॉसिबल हो जाता है, इम्पॉसिबल हो जाता है वो एक्ट करना। तो यहाँ पे अगर कोई चीज़ आज तो पॉसिबल है लेकिन लेटर ऑन वो इम्पॉसिबल हो जाती है, जैसे फॉर एग्जांपल ए बी में ही कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है, हम रिसेंट एग्जांपल ले लेते हैं, ए और बी में ये कॉन्ट्रैक्ट होता है कि ए जो है वो बी को जो है क्लॉथ प्रोवाइड करेगा, ठीक है, और बी ए को मनी पे करेगा, ठीक है। ए एक ऑनलाइन सप्लायर है। फिर क्या होता है, लॉकडाउन हो जाता है क्योंकि कोरोना की वजह से, तो बी कहते हैं ए से कि नहीं मुझे कपड़े चाहिए, ए कहते हैं कि मैं कैसे आपको प्रोवाइड करूं, तो बी क्या करता है, ए को सू कर देता है कि मेरी ड्रेस मेरे को पहुंचाई जाए टाइम पे। तो यहाँ पे कोर्ट कहेगा, ए कहेगा कि ये मेरे लिए इम्पॉसिबल है क्योंकि अभी ये सब कुछ चीज़ें बंद हो रखी हैं मार्केट में। तो यहाँ पे ए को कंपेल नहीं किया जाएगा अपने पार्ट का कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने के लिए। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को ये सेक्शन 9 अच्छे से समझ में आ गया होगा और काफ़ी सारा मैटर भी हो गया है हमारे पास एग्ज़ाम्स में लिखने के लिए, और एग्जाम्पल्स के थ्रू हमने डीपली इसको समझ भी लिया है। अगर आप लोगों को और भी अच्छी अच्छी वीडियोस देखनी है, आप चाहते हैं कि मेरी वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुँचे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए और आपको कैसे समझ में आता है और किस तरह से मेरा क्या वे होना चाहिए पढ़ाने का। और मेरी नेक्स्ट वीडियो सेक्शन 14 पे होने वाली है, मैं बहुत अच्छे से डीपली समझाने वाली हूँ सेक्शन 14 और सेक्शन 12 को मिस मत करना, क्योंकि आपको नोटबुक में या बेयर एक्ट में उतना अच्छे से नहीं समझ आएगा, स्पेशली सेक्शन 12 तो वो भी नहीं समझ आएगा। इसलिए मैं बहुत अच्छे से डीपली आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। ओके, बाय।